नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं स्नेहिल शर्मा और आपका स्वागत है आपके ही अपने चैनल हमारी बात में। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं बहुत ही दिग्गज पर्सनालिटी के साथ। अगर हम इनके बारे में बात करें तो सुबह से लेकर शाम तक शाम ढल जाएगी। और यदि हम इनके हुनर, इनके स्किल्स के बारे में बात करें तो हमें एक एपिसोड भी कम पड़ेगा। लेकिन संक्षेप में आपको इनके बारे में बताऊंगा। ये हैं डिप्टी कमिश्नर हरियाणा एक्साइज एंड टैक्सेशन। और अगर हम बात करें इनके करियर की, सर ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करी है NIT कुरुक्षेत्र से। और अगर हम बात करें इसके अलावा सर के पास 6-7 और डिप्लोमा के डिग्रीज हैं, जिसमें सर रुचि रखते हैं फिल्म मेकिंग में भी। एक्साइज का डिप्लोमा तो है ही सर के पास, लेकिन इसके अलावा सर के पास मास कम्युनिकेशन की भी डिग्री है। सर का एज ए ऑफिसर बात करें तो सर एक प्रभावशाली ऑफिसर के रूप में हरियाणा में मौजूद हैं, जिन्होंने भारत सरकार में ईडी एज ईडी रहते हुए 4 CMs के ऊपर भी इंक्वायरी कर रखी है। तो यानी कि इनका प्रभाव स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कितना है, आप इसी बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आइए आज हम इनसे चर्चा करेंगे और इनकी एक डिफरेंट ही पर्सनैलिटी आपके साथ साझा करेंगे। आज सर किसी पर इंक्वायरी करने तो नहीं आए हैं सर, लेकिन सर से आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी पर। देखा, मूड ही मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया है, क्योंकि सर चंडीगढ़ ट्राई सिटी में अपने सहयोग देने जा रहे हैं। चंडीगढ़ ट्राई सिटी में होने वाला पहला प्ले, जो कि कबीर जयंती के महासमागम के रूप में चंडीगढ़ पंजाब कला भवन में आपको दिखेगा, जिसमें हम संत शिरोमणि कबीर जी की जितनी भी टीचिंग्स हैं, जितने भी उन्होंने जो भी समाज के लिए कार्य किया है, उसको आपके साथ साझा करेंगे। तो ऐसे में प्रोग्राम के बारे में, कबीर जी के बारे में आज सर के मुखाबिंदु से हम उनके गुणगान सुनेंगे। इससे पहले सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतने धाकड़ ऑफिसर होने के बावजूद भी आपने ये स्पिरिचुअलिटी का जो क्षेत्र है, ये मतलब मेरे लिए बहुत अचंभे की बात है कि आप ऐसा कुछ ट्राई सिटी को देने जा रहे हैं, अध्यात्म की सी। आप इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों से साझा करें कि आप ये प्रोग्राम चंडीगढ़ ट्राई सिटी में क्यों करा रहे हैं। धन्यवाद स्नेहिल। मैं सभी को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि धाकड़ वगैरह ऐसा कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये सब पार्ट ऑफ ड्यूटी होता है, और एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी जो भी काम दिया जाता है उसको हम अपने दिल से करें, और तो वो अपने आप एक अच्छी चीज़ बन जाती है। अपने आप में लोग उसको मिसाल देने लग जाते हैं। और अन्यथा रूटीन में काम हम जो भी करते हैं वो अपने आप लोग उसको रिकग्नाइज़ करते हैं। तो उसमें फिर कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया। ऑर्डिनरली मेरे हिसाब से मैंने जो भी काम किया, जो सरकार ने मुझे काम दिया, उसको मैंने रूटीन में अपना जैसे मुझे सामने आता गया वैसे काम किया। तो इसलिए मैं बहुत बड़ा वो नहीं मानता। हाँ, ये जो आपने दूसरा जो टॉपिक आपने कहा स्पिरिचुअलिटी का, उसमें ज़रूर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बहुत बड़े मनोयोग से मेरे पसंदीदा विषय में से एक है स्पिरिचुअलिटी। और स्पिरिचुअलिटी के अंदर संत कबीर का नाम जो है वो कहा जाता है संत शिरोमणि, कि जो सबसे ऊपर जो मणि की तरह से जैसे होती है, जिसको सिर पर रखा जाता है, तो उसकी तरह से संत कबीर हैं। और जो आपने पूछा कि क्यों या कैसे, तो मैं इसके लिए बताना चाहूँगा कि मेरे मित्र हैं, वो मेरे पास अभी आए थे, कहते संत कबीर जी की जयंती आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल आ रही है, मैंने भी सुना। तो कहते कि हम उसमें उसको कुछ उस उपलक्ष्य में कुछ करना चाहते हैं, जयंती मनाना चाहते हैं। तो मेरे कुछ अपने निजी रूप से मेरे कुछ अपने अनुभव हैं इस चीज़ को लेकर। और उसमें मैंने देखा है कि जो संत कबीर थे वो पूरे समाज को जोड़ना चाहते थे। पूरे समाज में किसी वर्ग विशेष को नहीं, सभी वर्गों को जोड़ के रखना चाहते थे।
इकट्ठा करना चाहते थे, और न केवल समाज को, पूरे विश्व को, सारी दुनिया को वो एकाकार रूप में देखना चाहते थे, सभी को एक। और जैसे हमारा कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, तो वसुधैव कुटुंबकम के में का भी वही संदेश है, वही संत कबीर जी का भी था कि वो चाहते थे कि सारा समाज मिलजुल कर रहे, इकट्ठा रहे, ऊंच नीच ना हो। हमारे जितने भी संत हुए हैं, संत रविदास जी हैं, उनका भी यही संदेश था। ये समकालीन ही थे, और वो भी कहते थे, रविदास जी कहते थे कि भाई ऐसा चाहूँ राज जगत में जिसमें छोटा बड़ा कोई ना हो, जिसके अंदर मिले सभी को अन्न, और तो रविदास रहे प्रसन्न, छोटा बड़ा कोई ना हो, रविदास रहे प्रसन्न। तो ये उस समय का भक्ति काल था। तो उस समय में गुरु नानक जी थे, गुरु नानक जी भी ये कहते थे, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर चो सब जब उपजया, कौन भले कौन मंदे। तो उस काल में अपने जो गुरु नानक जी हैं, हमारे जो रविदास जी हैं, जो कबीर साहब हैं, सभी का ये संदेश था। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैंने निजी रूप से अनुभव किया कि एक कबीर साहब थे जो ये चाहते थे कि सारा समाज, सब लोग इकट्ठा होकर रहें, लेकिन एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात ये रही कि पर्टिकुलरली कबीर समाज के ही जो लोग हैं, वो लोग जब मैंने देखा उन्हें कि जब कबीर जयंती आई है, जब मैं बचपन से देखता रहा हूँ, तो हर बार कबीर जयंती पर इन समाज में गुटबाजियाँ शुरू हो जाती हैं। फिर मैंने अब धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने पाया कि गुटबाजियाँ क्यों होती हैं, उनके मैं कारण ढूंढने लगता हूँ, देखता हूँ तो पता लगता है कि उसमें वो लोग किसी न किसी राजनेता को, बड़े नेता को, मंत्री, मुख्यमंत्री, किसी न किसी बड़े पद के आदमी को बुलाते हैं जो उन्हें बहुत से अच्छे सारे ग्रांट दे सके, कुछ पैसा दे सके। फिर उस पैसे के पीछे भी कुछ एक प्रलोभन रहता है अक्सर। फिर इसके अलावा कुछ लोग रहते हैं कि जो राजनीति में कुछ अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, वो कबीर साहब का सहारा लेते हैं, और इसके चलते वो समाज को बांट देते हैं। और मेरे परिवार से भी कुछ लोग हैं राजनीति में, तो इसलिए मेरा अनुभव थोड़ा नज़दीक का रहा है। तो मैंने देखा कि कोई एक गुट, अलग अलग गुट बन जाते हैं, कोई एक गुट कबीर जयंती मनाने जाता है, तो पैरेलली वहाँ पे कई गुट इकट्ठे हो जाते हैं। जिस दिन जयंती मनाई जा रही होती है, आप देख लेना, अभी कबीर जयंती आ रही है, तो हर जिले में जिस दिन जयंती एक जगह मन रही है, तो उस हर जिले में मन रही होगी। इसलिए नहीं कि वो कोई संदेश देना चाह रहे हैं, इसलिए कि दूसरे वाली जो मन रही है उसकी महत्ता कुछ कम हो जाए। वो गुटबाजी का परिणाम बहुत बहुत अफसोसजनक स्थिति रहती है। वो मुझे मतलब बेहद अफसोस है उस स्थिति का कि जो कबीर साहब समाज को जोड़ने का संदेश देते थे, उसमें उनके समाज के लोग उसको तोड़ने के प्रयास करते हैं। तो मेरे पास जब कोई आए कबीर जयंती का संदेश लेके, तो मैंने कहा कि मैं एक शर्त पे तैयार हूँ सहयोग करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, इस काम के लिए, कि कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होगी उसमें, कोई राजनीतिक नहीं आए, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करेगा, राजनीतिक पद का कोई व्यक्ति नहीं आए उसमें। दूसरा, उसमें कोई पैसे का लेन देन की बात ना हो, कोई ग्रांट की कोई बात ना हो। अगर आप में हिम्मत है ऐसी तरीके से कबीर जयंती मनाने की, तो मैं तैयार हूँ। तो कहते कि इसके बिना तो कैसे बनेगी कबीर जयंती। तो उसके लिए एक तरीका है कि जैसे आपके साथ बात हुई, तो कि बाय एजुकेशन मैं इंजीनियर भी हूँ, और मैंने MBA भी किया है, और मास कम्युनिकेशन का भी स्टूडेंट रहा हूँ, ग्रेजुएशन उसमें भी किया मैंने। तो और चांस की बात है कि कुछ ऐसे मित्र मिले कि एक समय आया तो मैंने फिल्म मेकिंग में भी एक जो है कोर्स कर लिया था। तो मैं कला से जुड़ गया था इस नाते, कॉलेज टाइम में भी मैं कला से मन से जुड़ा रहा हूँ। तो मैंने एक सुझाव दिया था कि क्यों ना कबीर साहब के ऊपर एक नाटक किया जाए, और वो नाटक ऐसा हो कि ये भी नहीं कि भाई हाँ वो उनकी जैसे बायोपिक नहीं, ऐसे कि भी उनका आज के परिप्रेक्ष्य में उनकी प्रासंगिकता क्या है, उसके ऊपर अगर हम कुछ कर सकें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके अंदर कलात्मक रूप से जो सहयोग चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। उसमें मेरा जो विशेषज्ञता है कलात्मकता में है, कला में है, वो मैं पूरी तरह से देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, रुपए पैसे की बात है, कहीं से इकट्ठे करने हैं तो फिर आप कहीं और जाओ और कहीं और से करो। तो उन्हें वो पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सारी राजनीति वाले सब दूर जाएं, और जिस दिन कबीर जयंती मन रही होगी, कहीं कोई हम पे ये आरोप न लगा दे कि हमारी वाली जयंती को कम करने के लिए किया। तो क्या उनसे एक हफ्ता बाद जब सब मना चुके होंगे, उसके एक हफ्ता बाद नाटक तो कभी भी खेला जा सकता है।
तो क्या क्यों ना बात है। उस पे हम विचार Great. करें। बल्कि मैं एक बार बताऊंगा कि मेरे बेटे का स्कूल में एक उसको टास्क मिला था कि महात्मा गांधी की प्रासंगिकता आज के युग में क्या है। तो उसने मुझसे आगे मदद ली, तो मैंने कहा कि हमने उससे कुछ मदद भी की, डिस्कशन किया। उस डिस्कशन के चलते उसने जब स्कूल में जाके अपने वो सुनाया तो स्कूल ने उसको प्राइज़ दिया। तो तब मुझे ये हुआ था कि महसूस हुआ कि महात्मा गांधी की प्रासंगिकता के बारे में बात हो रही है, पर महात्मा गांधी को बहुत पुराने नहीं है, तो 20वीं सदी में थे वो, इसी में आए थे और इसी में ही गए हैं, तो उनकी प्रासंगिकता की बात हो रही है। लेकिन जो संत शिरोमणि जिन्होंने अध्यात्म में, जिन्होंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम आदमी की भाषा में इतने संदेश दिए और इतने गहरे संदेश दिए हैं और इतनी सरल भाषा में दिए हैं, उनकी प्रासंगिकता की कोई बात नहीं करता। तो सही बात है। इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना हम जो कबीर साहब की प्रासंगिकता आज के युग में है, इस बारे में कुछ प्रयास करें। तो सिर्फ इसी प्रेरणा से हमने ऐसा किया। सर, आपने जो ये बात बोली है मुझे मतलब मेरे दिल को छू गई है, और इसी से ही मेरे माइंड में ना मतलब क्वेश्चंस का भंडार आ चुका है। और पहला सवाल तो मेरा, मैं सीखना चाहता हूँ आपसे कि यही है कि आप ऑफिसर रहे हैं, एंड ऑफिसर की ज़िंदगी में बहुत सारे टफ डिसीजंस भी लेने पड़ सकते हैं। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये एक फील्ड ही ऐसी है। तो मैं ये चाहता हूँ आध्यात्मिकता और कबीर जी की जो ज़िंदगी से जुड़े हुए जितनी भी शिक्षा है वो आपने कैसे अपने निजी जीवन में डाली, और कैसे ये आपकी ऑफिसर वाली जो ज़िंदगी को कैसे इसने निखारा, इसको मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि अब ये चीज़ ज़रूर बाहर आनी चाहिए। मतलब मेरे को भी लगता है कि मेरे को सीखने को मिलेगा, मेरे दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चीज़ से। स्नेहिल, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे आप ये आइडिया के साथ मेरे पास आए थे कि हम एक पॉडकास्ट बनाएंगे या कुछ इस पर विचार करेंगे, तो एक दिल तो ये किया था कि हाँ, मैं आपसे प्रश्न पूछ लूँगा और उसके उत्तर बना लूँगा लेकिन ये इतना नेचुरल है कि मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है कि हम बीच में कोई ब्रेक करें और उसका फिर मैं प्रश्न का उत्तर सोचूं और उसे फिर बना के फिर बोलूं। मैं नेचुरली ही मैं जो आप पूछ रहे हैं उसी पे कहना चाहूँगा कि एक कबीर साहब का एक भजन है और बहुत ही गहरा मीनिंग है, सुनने में बहुत ही साधारण है लेकिन उसका मतलब बहुत गहरा है। वो है कि साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो ये मुर्दों का गाँव। और उसमें वो कहते हैं राजा मरी हो प्रजा मरी हो, मरी हो वैद और रोगी, 14 भवन के चौधरी मरी हो। तो सुनने में ये लगता है, ये जब किसी ज़माने में किसी साधु ने ये गाया तो किसी राजा के नगरी से गुजर रहा था तो उसने गाया तो राजा को पता लगा कि कोई ऐसा गाना गा रहा है कि साधो ये मुर्दों का गाँव और राजा मरी हो प्रजा मरी हो। उन्होंने उसको अरेस्ट करवा लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे ये बोलने की राजा मरेगा। तो कहते किसने लिखा है? कहते जी मैंने लिखा, ये तो पुराना किसी का लिखा हुआ। कहते जिसने लिखा है उसको पकड़ के लाओ। कहते जी संत कबीर का लिखा हुआ है और वो तो पुराने ज़माने में थे और वो तो अपने, और ये सच है, सभी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपने पूछा है ना कि भाग्यवश कहिए कि या किसी भी तरह से कहिए कि मुझे मौका मिला, मैं वैसे तो एक्साइज एक्सेशन में हूँ लेकिन मुझे मौका मिला भारत सरकार के लिए काम करने का। डेपुटेशन पर गया मैं इंटेलिजेंस एजेंसी में, अपना ईडी जिसे आजकल तो बड़ा नाम चलता है उसमें मैं कई साल पहले गया था। नेताओं पर होती है आजकल वो पकड़ की जाती है। आज का ज़माना अलग है और मैं कह लो कि 8-10 साल पहले गया था वहाँ। ओके। तो मुझे तकरीबन 4 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मौका मिला और लोग कहते थे कैसे कर पाओगे, क्या करोगे, कैसे करोगे। मुझे तब एक बात याद आती थी कबीर साहब की, साधो ये मुर्दों का गाँव, राजा मरी हूँ प्रजा मरी हूँ। कोई राजा है कोई प्रजा, सबने मरना है और हम प्रजा के तौर पे मरें, राजा के तौर पे हों, चाहे हम एक आम आदमी के तौर पे हों, हम किसी वैद्य हैं, हम रोगी हैं, जो सबकी इलाज कर रहा है वैद्य के रूप में या डॉक्टर के रूप में, वो भी मरने वाला, अमर वो भी नहीं है, सबने मरना है। तो इतना डर डर के क्यों मर। तो हम और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि संत कबीर को हम शिरोमणि और क्यों कहते हैं कि हम महाभारत
हमारे हरियाणा में महाभारत का जो गीता का ज्ञान दिया गया महाभारत काल में, तो हरियाणा में दिया गया कुरुक्षेत्र में, और मैं पैदा वहीं में कुरुक्षेत्र में हुआ था, और किस्मत से मेरा पढ़ना भी मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में वहीं पे हुआ, तो उसका एक प्रभाव है। तो श्री कृष्ण ने जो महाभारत में जो है गीता का ज्ञान देते हुए कहा था, उन्होंने ये कहा था अर्जुन को कि दरअसल ये सब मर चुके हैं, जो तुमको सामने दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब मर चुके हैं, ये पहले से मर चुके हैं, तुम्हें तो सिर्फ एक माध्यम बनना है इसका। जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हारे कोई तात हैं, तुम्हारे कोई भाई हैं, तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं, और तुम इन्हें मारोगे, बिल्कुल मत सोचो ऐसा। ये पहले से मरे हुए हैं, ये काल के गाल में पहले समा चुके हैं, और तुम्हें तो सिर्फ एक माध्यम बनना है, और मृत तो ये पहले से ही है। अब आप आइए कबीर साहब की तरफ, साधो ये मुर्दों का गाँव। कबीर साहब जिसको मुर्दों का गांव कह रहे हैं, उस गांव को कह रहे हैं जहां लोग काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो कितना सामंजस्य है श्री कृष्ण की भगवत गीता में और कबीर साहब की वाणी में। और कबीर साहब कहने को कहिए कि वो एक अनपढ़ थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन उनकी वाणी पे उन्होंने जो बिना पढ़े लिखे जो कह दिया अपने हथकरघे पर काम करते करते, उन दोहों पे, उन शिक्षाओं पे आप चाहो तो पीएचडी कर सकते हो। और एक एपिसोड क्या, एक जीवन भी कम है अगर आप उनकी शिक्षाओं पे गहनता से अगर विचार करने लगो, उनकी साधारण बातों पे गहराई से विचार करने लगो, तो एक जीवन भी कम पड़ता है। तो जो महाभारत काल में आपके बड़े श्लोकों में, गहरे श्लोकों में जो कहा, तो कबीर साहब ने उस बात को बड़े आम आदमी की भाषा में कह दिया। करेक्ट। तो फर्क कोई नहीं है। तो इसीलिए यही विचार है मेरा। तो सर मैंने मुझे जान के बड़ा अच्छा लगा कि आपने जिस तरीके से बहुत सहजता से लोगों को समझाया है, और मैं मतलब अभी जब से आपके संपर्क में आया हूँ, मैं रोज़ कुछ ना कुछ कबीर जी के बारे में मेरे मतलब नया मैं सुनता आया हूँ। पर सर मेरा ना अभी एक और भी एक आपके ही क्वेश्चन से क्वेश्चन और निकला है मेरे माइंड में, कि जैसे आपने कहा कि कबीर जी की जो टीचिंग है बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है आज के दौर में भी, और आज का जो यूथ है ना वो बहुत एम्बिशियस है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। अगर कला की फील्ड है तो उसमें बहुत ही बच्चे स्किल्ड आ रहे हैं, लेकिन उनके पास दिशा की कमी है। वो कहते हैं कि एकदम से ही हमारे पास सब कुछ आ जाए, दिमाग है, स्किल्स भी है, टैलेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन ये जो जल्दी पाने का जो होड़ है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज को ज़मीनी रियलिटी नहीं देखने देता। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप एज एन ऑफिसर भी, और दूसरा कबीर जी की टीचिंग्स में से ही कुछ मैं चाहता हूँ कि मैसेज हमारे यूथ को दे, कि वो ताकि अपनी ज़िंदगी में किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी माइलस्टोन को अगर वो अचीव करना चाहते हैं, कब वो एक तरह से की बने। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको, जिस आप सहजता से बहुत समझाते हैं, इसे भी चाहता हूँ कि आप बड़े अपने सहज ढंग से आप हमारे यूथ को समझाएं। स्वप्निल, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप ना मेरा टेस्ट ले रहे हो कभी स्टडीज़ के ऊपर। ऐसे कुछ है, ये ज़रूर है कि जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हो तो मुझे कुछ ऐसे ध्यान आ रहा है। सहजता से समझाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, कबीर साहब ने बहुत सहजता से समझाया, 2 शब्दों में, दो पंक्तियों में उन्होंने समझाया, बड़ा साधारण से ढंग से। और अगर आप इसको गहनता से समझना चाहें तो आपके पूरे प्रश्न का उत्तर 2 शब्दों में या 2 लाइनों में मैं बता देता हूँ। एक कहा है उन्होंने, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल होए। अब इसको मैं एक्सप्लेन आपको 4 घंटे तक कर सकता हूँ इस श्लोक को, लेकिन आप इसको बड़े आराम से अपनी शांत मनस्थिति में इस वक्त सोचें। मेरे 1-2 बेटे हैं, तो छोटे बेटे को कबीर के दोहे याद नहीं हो रहे थे या समय कम था, हिंदी को ऊपर बच्चे कम ध्यान देते हैं, तो एग्जाम वाले दिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों के लिए। हाँ, तो सभी सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, हिंदी नहीं पढ़ा। तो जब हिंदी पढ़ने के लिए जब छुट्टी बची 2, और तब वो बैठा लेके दोहे, और उसमें कबीर साहब के दोहे थे, तो कहता कि अभी तो ये भी रहता है। तो मैंने कहा देखो, तैयारी कराने के नाम पे ये तो मैं पढ़ा दूंगा फटाफट से, इसमें 5 मिनट लगेंगे। तो कहता 5 मिनट कैसे लगेंगे, तो बहुत सारे हैं। तो मैंने उसको बताया कि बेटा, आप इस समाज से हो, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ोगे, मन से इसको पढ़ोगे, ये अपने आप आपको अपने उत्तर देने शुरू कर देंगे। ये इनका अर्थ क्या है आपके लिए सबसे सबसे आसान है इसको समझना, और बड़ा सहज है और स्वाभाविक है। और फिर मैंने उसको कहा कि मैं आपके कुछ दोहे देखता हूँ, ऐसे दोहे जो मैंने भी कभी नहीं पढ़े होंगे।
उनको पढ़ा, उनका अर्थ ढूंढा और फिर जो गाइड में लिखा होता है वो उसमें मिला तो वो सेम अर्थ था। कहने की बात है कि हमारा स्वाभाविक, हमारी सोच अगर उस तरफ हो जाती है तो सरलता से, स्वाभाविकता से वो उसके अर्थ में मिलने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे एक मैं सिविल सर्विसेज मैंने क्लियर किया था आज से 20-25 साल पहले, उसमें हिंदी में एक दोहा आ गया और वो दोहा आया और उसमें पूछा गया कि भाई इसका अर्थ बताओ। अब मैंने वो पढ़ा तो उसमें गुरु प्रेम था, कुछ गुरु से रिलेटेड था। कबीर साहब एक गुरु शब्द से ऑब्सेस्ड कहते हैं ना, ऑब्सेस्ड थे गुरु से। तो मुझे लगा ये कबीर साहब का हो सकता है, लेकिन सिविल सर्विसेज का पेपर था, अगर वो गलत हो जाता है एक शब्द उसके अंदर, अगर मैं लेखक का नाम कुछ और लिख देता मतलब जिसने कहा है वो, तो नंबर कट जाते और वो करियर का सवाल था। तो मैंने उसमें थोड़ा सा डिप्लोमेसी बरतते हुए कहा कि प्रस्तुत पद्यांश संत कबीर के गुरु प्रेम से प्रेरित प्रतीत होता है। और फिर मैंने उसका जो अर्थ मुझे याद भी है वो क्या था, वो आया था 64 दीवा बालिए 14 चंदा माही, ता घर क्या को चांदनो जा घर सतगुरु नाही। तो जब मैंने ये लिख दिया ना ऊपर कि भाई ये संत कबीर के गुरु प्रेम से प्रेरित प्रतीत होता है, बाकी अर्थ तो मेरे लिए सरल था, मैं कर सकता था उसका सरल अर्थ। मैंने पेपर देने के बाद घर आया, आके मैंने ढूंढा तो पाया कि वो संत कबीर का, ये मैं कहा अब नंबर आ गया, अब तो इसके अंदर पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये कई चीज़ नेचुरल हो जाती हैं। हाँ, कहीं जहाँ जीवन मृत्यु की बात है, लाइफ और डेथ की फिलॉसफी की बात है, जहाँ गुरु प्रेम की बात है, तो आप आँख मीच के मान लीजिए वो संत कबीर का ही कहा हुआ होगा। तो ये जो एक छोटी सी बात है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, कि सब कुछ आराम से होता है, सहज पके से मीठा है। तो मालिश अगर आप 100 घड़े डाल दो एक पानी पे, एक पौधे पे पानी के, तो वो जल्दी नहीं बड़ा हो जाएगा। जब ऋतु आएगी तभी फल होगा। तो मैं यूथ को ये कहना चाहता हूँ जो रातों रात स्टार बन जाना चाहते हैं, रातों रात एक फुटबॉल चैंपियन बनना चाहते हैं, रातों रात वो IAS बनना चाहते हैं कि आज उन्होंने BA किया कल वो IAS बन जाए, या आज उन्होंने फुटबॉल ले गए हैं तो वो पेले बन जाए, या आजकल तो क्या आपके मेसी बन जाए रोनाल्डो बन जाए। तो रातों रात नहीं होता, सबके पीछे बड़ी कड़ी मेहनत होती है। जब उचित समय आता है, समय आने पे सब कुछ होता है। तो और मैं एक बात और कहूँगा, मैं फिर से उस बात पे आ रहा हूँ कि महात्मा ये अपने मद भागवत गीता में क्या कहते हैं, यदि कर गया दिमाग से, उसमें भी आपकी भगवत गीता में भी ये कहा गया कि जो समय आता है जब चीज़ का तभी होता है, और जब तक चीज़ का समय नहीं आया तब तक वो नहीं होगा। तो कबीर साहब बहुत जगह पे भगवत गीता के पैरेलल चलते हुए प्रतीत होते हैं। ओके, तो यही मेरा अगर यूथ को संदेश मानेंगे तो यही है कि आप उचित समय का इंतज़ार करें, जब समय आएगा तो हो जाएगा जो आपका होना है। और आपकी जल्दबाजी में जो है वो कुछ अगर आप करेंगे तो वो गलत ही होगा। तो हमें संयम रखना चाहिए, संयम के साथ। तो सर मैंने जहाँ तक आपको स्टडी किया है, क्योंकि पॉडकास्ट करने से पहले मैंने ना थोड़ा सा आपके बारे में पढ़ा भी है, तो मतलब मुझे ये जान के अच्छा लगा कि आपकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल है, तभी आप में भी वो क्वेश्चन, स्पिरिचुअलिटी वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में आपके फादर के थ्रू आया, या फिर आप में शुरू से मतलब, या फिर आप गॉड गिफ्ट है, क्या था कि जो आप स्पिरिचुअलिटी को आपने पकड़ लिया और फिर अभी तक उसको पकड़े हुए हैं आप? गॉड गिफ्ट नहीं है सीधे से बताऊँ, गॉड गिफ्टेड नहीं। मेरे मदर जो थे अभी 2023 में उनका देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ, तो वो बहुत स्पिरिचुअल थे। और मेरा जन्म मैंने बताया कुरुक्षेत्र में हुआ, तो कुरुक्षेत्र में भी मैंने तो पेहवा में हुआ। मेरे फादर वहाँ पोस्टेड थे और वहीं रहते थे, तो इसलिए वहाँ पे जो है हम सभी भाई बहनों का वहाँ पे जन्म हुआ। तो वहाँ पे एक मंदिर था सरस्वती किनारे, मंदिर है गुरु वशिष्ठ का स्थापित किया हुआ, जो राम गुरुओं में भी जो श्रेष्ठ है, गुरुओं में श्रेष्ठ हैं, जो भगवान के भी गुरु। तो कहा जाता है कि एक रामेश्वरम है जो भगवान राम ने बनाया, तो उनके भी गुरु ने बनाया, तो उसकी महत्ता तो और ज़्यादा होगी। तो उसके किनारे पे ही हम रहते थे, नज़दीक बिल्कुल, तो वहीं मैं भी पैदा हुआ था। तो कुरुक्षेत्र अपने आप में धर्मनगरी है। धर्मनगरी में पैदा होने के कारण कुछ उसका प्रभाव आ गया। माता जी बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उसके बाद बदली हुई वहाँ से, तो मेरे माता जी ने अपने घर में ही एक मंदिर बना लिया और
अच्छा खासा बड़ा सारा नंबर बनाया उन्होंने। और तो उनके ज़रिए जो क्या कह सकते हैं कि, और फादर जो हैं मेरे बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थे, बहुत ही जैसे अति साधारण जो परिवार होता है, जो एक गांव में जुलाहा परिवार है जैसा, वो था उनका। गांव धनाना है सोनीपत ज़िले में, तो वहाँ पे उनका परिवार था। और 5वीं में आसपास 5वीं तक के स्कूल नहीं होते थे, तो 5वीं में मेरे पिताजी का नाम मेरिट में आया था। तो आसपास के कई गांवों में जो है ना, वो हरियाणा में बोलते हैं रुका पड़ गया, तो शोर मच गया जैसे अच्छा। कि भाई एक बच्चे ने, वो भी जुलाहा समाज के एक बच्चे ने मेरिट में नाम लिया। तो साथ साथ फिर उनको स्कूल से वजीफ़ा मिलना शुरू हो गया। तो वजीफ़ा मिला तो गरीब परिवार था, तो उन्होंने जो है, उन्हें भी बहुत ज़्यादा इससे एक संबल मिला कि अरे इतना छोटा बच्चा, 5वीं का बच्चा कितना बड़ा मानेगा। वो कुछ 2 रुपये 3 रुपये वजीफ़ा मिल गया तो ये कुछ कमा के दे रहा है। तो माता पिता ने भी उसको पूरा सहयोग किया, और मेरे पिताजी फिर 10वीं तक वजीफ़ा मिलता रहा उनको, मेरिट में रहे, आते रहे, 10वीं में मेरिट में आए। फिर उनके गांव में जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, जो वो एक शास्त्री जी थे, तो 10वीं तक वो मेरिटोरियस रहे, 10वीं तक मेरिटोरियस रहे, वजीफ़ा मिलता रहा, तो एक सहारा मिलता रहा। तो जो सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे उनसे पूछा कि शास्त्री जी अब मैं आगे क्या करूँ, मैंने 10वीं में बहुत अच्छे नंबर ले लिए, आगे क्या करूँ। शास्त्री जी का जितना भी उनका ज्ञान था, उन्होंने कहा कि बेटा गांव में मेन काम होता है असली खेती बाड़ी का, कृषि का। कृषि चलती है नहरी पानी से। बोले एक नहर विभाग है, नहर विभाग का जो अधिकारी होता है उसकी बहुत इज्जत होती है। मैंने घर भी सुना है घर में भी सुना है कि पहले नहर के, जिसके पास नहर होती थी वो राजा था। हाँ, वो मतलब बहुत बड़ा अधिकारी माना। बेटा नहर विभाग का अधिकारी लगने के लिए सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा अगर हो जाए तो इसमें नौकरी लग जाएगी। आप बहुत ज़्यादा अच्छे ब्राइट ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आप तुरंत लग जाओगे, बड़ी इज्जत हो जाएगी, गांव का नाम हो जाएगा। तो पिताजी ने तुरंत नीलोखेड़ी में, तब एक होता था 60s में, 50-60s में पॉलिटेक्निक कॉलेज, तो वहाँ दाखिला लिया। वहाँ दाखिला लेने के लिए उन्हें अपने जो कागज़ सर्टिफिकेट्स थे अटेस्ट करवाने थे। तो अटेस्ट करने के लिए वो उनके गांव से, सोनीपत से नज़दीक जो ज़िला पड़ता था वो था रोहतक में मेरे नाना जी डीसी के कार्यालय में बाबू थे और कार्यरत थे। तो वो भटकते हुए उनके पास जा पहुँचे और उन्होंने कहा कि जी ये मुझे अपने कागज़ सही करवाने हैं, अपने अटेस्ट करवाने हैं। उन्होंने देखा तो बड़े प्रभावित हुए, और फिर देखा कि हाँ सामाजिक रूप से भी बड़ा ही उनको संयोग लगा कि अच्छा लगा। उन्होंने पूछ लिया बेटा माँ बाप कहाँ पे रहते हैं, अता पता क्या है। और उन्हें भी मेरे नाना जी को बहुत पसंद था, पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, तो उन्होंने अता पता लेकर रिश्ता भिजवा दिया। ओके, वहीं पे रिश्ता हो गया। उसी बात पे रिश्ता हो गया, अटेस्टेशन की वजह से वो रिश्ता हो गया। और मेरे माता जी तो बहुत ही धार्मिक भी थे और बहुत ही प्रोग्रेसिव नेचर के थे। तो इस तरह से उन्होंने डिप्लोमा किया, सिविल इंजीनियर बने। सिविल इंजीनियर बन के भाखड़ा नंगल डैम पे उनकी पोस्टिंग हुई ओह माय गॉड। उस ज़माने में। तो भाखड़ा नंगल डैम एक ऐसी जगह थी जहाँ पे आप ये कहिए कि एक बहुत बड़ा एक्सपोजर था। कहाँ तो आप एक गांव में, छोटे से गांव में हो, बैठे हो, बहुत ही कहेंगे ना कूप मंडूक हो जाते हो आप वहीं पे, और कहाँ आपको इंजीनियर्स के साथ, सीनियर इंजीनियर, कहीं फॉरेन के इंजीनियर्स भी हैं, उनके साथ आपका एक्सपोजर हो। तो वहाँ रहने को मिला, और अपने परिवार छोड़ के बाहर आए तो जिम्मेदारी बढ़ी, तो जिम्मेदार हो गए। तो माता जी भी वहीं उनके साथ रहे, तो एक प्रोग्रेसिव सोच हो गई उनकी। तो उनकी प्रोग्रेसिव सोच का नतीजा था कि उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि इन्हें पढ़ाना ज़रूर है। पढ़ाई के लिए उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, किसी भी चीज़ से कंप्रोमाइज़ करो, पढ़ाई के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे परिवार में हम 4 भाई बहन हैं, तो सभी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सभी साइंस के पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ओह माय गॉड। तो और सभी के सभी जब अच्छा पढ़े हैं तो अच्छे तरह से पदस्थ भी अच्छी तरह से हुए। बड़े सिस्टर जो मेरे सबसे बड़े हैं वो IRS रहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। उनके हस्बैंड हैं वो अभी DIG हैं हरियाणा पुलिस में, और छोटे सिस्टर भी हैं वो एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर हैं, और वो भी मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस हैं, तो वेटनरी डॉक्टर भी रह चुके हैं। उनके हस्बैंड हैं वो सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं। और बड़े ब्रदर हैं जो वो भी हरियाणा सिविल सर्विसेज में सीनियर अधिकारी हैं, वो भी MSc केमिस्ट्री हैं। तो ये एक उस सोच का परिणाम है कि
बच्चों को पढ़ाया तो उन्हें आगे स्पाउस, उनके पति पत्नी भी पढ़े लिखे ही मिले और प्रोग्रेसिव मिले। तो पढ़ाई का जो महत्व है वो जो उन्होंने समझा, उसके चलते मैं ये कहता हूँ कि एक साधारण परिवार से, अगर हम कोई राजसी परिवार के नहीं हैं, 2 पीढ़ी पीछे जाएं तो अति साधारण से भी नीचे आ जाते हैं। तो बहुत साधारण बैकग्राउंड से हम आए और आज ईश्वर की कृपा है कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हमें ऐसे लगती हो कि असाध्य हो कोई चीज़, कोई भी। मेरे सिस्टर ने IRS की नौकरी छोड़ी थी और नौकरी छोड़ के वो इस्तीफ़ा दे के उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो सांसद बने, पिछली लोकसभा में वो सांसद भी रहे हैं। तो जो कि अदरवाइज़ एक साधारण परिवार के सदस्य के लिए असाध्य है, इम्पॉसिबल चीज़ है। और ये सब आसानी से हो गया सिर्फ एजुकेशन की वजह से, माता पिता की सोच की वजह से। तो ये थे अमित खंगवाल जी, डिप्टी कमिश्नर एक्साइज एंड टैक्सेशन हरियाणा, जिनसे आज हम बातचीत करके धन्य हो गए। इनसे हमने जाना स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कबीर जी के बारे में, और हम इसी चीज़ को आगे एक कदम और आगे करते हुए 29 जून को पंजाब कला भवन चंडीगढ़ में सब एक साथ फिर इकट्ठे होंगे और कबीर इन 2024 ज़रूर देखेंगे। आप, मैं और सर।